दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम सौर मंडल के अन्य ग्रह और उपग्रह तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। सबसे पहले हम सौर मंडल के अन्य प्रमुख ग्रह और उपग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे गैलेक्सी मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो उत्तर है सर्पिलाकार। याद रखिएगा, हमारे गैलेक्सी जिसका नाम मंदाकिनी है, इसका आकार सर्पिलाकार है। दोस्तों खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 100 से 200 अरब है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक पुंज होता है यानी समूह होता है, और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो उत्तर है 100 से 200 अरब। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो उत्तर है केपलर ने। दोस्तों ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सबसे पहले केपलर द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष में करता है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? तो आप जान लीजिए, बृहस्पति सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो दूरी के आधार पर सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, और आप जानते हैं सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रहों का क्रम है। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो ये वरुण या नेपच्यून, ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में जिस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपका कि दोस्तों आपको बताना है कि सौर मंडल के किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ये है आपका शनि। वर्तमान में सौर मंडल के शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, और शनि के लगभग 82 उपग्रह है। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जिन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो आप जानते हैं बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। कारण है कि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है, और शुक्र का वायुमंडल अत्यंत सघन है, जो मुख्य रूप से हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड सहित सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से निर्मित है। और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बहुल वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के साथ सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, और ये शुक्र की सतह को बुध की तुलना में तप्त बनाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है तब? तो आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। चूँकि ग्रहों और उपग्रहों का आप जानते भी हैं कि अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन होता है।
अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है, आपको बताना है। तो ये 24 घंटा 52 मिनट लगभग। तो एक चंद्र दिवस की अवधि लगभग 24 घंटे 52 मिनट होती है। और इसके अलावा चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो पूर्णिमाओं के बीच कितना अंतराल होता है। तो सही उत्तर है 29.5 दिन। दोस्तों, दो पूर्णिमाओं के बीच लगभग 29.5 दिन का अंतराल होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। तो देखिए, सही सुमेलन में हरा ग्रह जो है अरुण को कहते हैं, छल्लेदार ग्रह शनि को इसके बलयों के कारण, लाल ग्रह मंगल को और प्रातः और सांध्य तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मंगल और बृहस्पति के मध्य जो छोटे पिंड हैं उनको एस्टेरॉयड या अवांतर ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्र, मंगल, यूरेनस और पृथ्वी में से बाह्य ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो याद रखिएगा, यूरेनस जो है वो बाह्य ग्रह है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको भीतरी ग्रह, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रहों को विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जिस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है वो ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। दोस्तों, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर वृहद लाल धब्बा पाया जाता है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा तारा कहा जाता है, तो ये शुक्र है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके साथ ही इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, भोर का तारा और सायं का तारा भी कहा जाता है। और मैगलन अंतरिक्ष यान को राडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो उत्तर है 36,200 या 35,786 किलोमीटर। दोस्तों, भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 35,786 किलोमीटर ऊपर होती है। और या फिर आप जान लीजिए कि लगभग में 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो जेनस, टाइटन, हाइपेरियन ये शनि के उपग्रह हैं। शनि के बड़े उपग्रहों में कैलिप्सो, टेथिस, डायोन और आईपेटस आदि हैं। वर्तमान में शनि के कुल 82 उपग्रहों की खोज हुई है और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। अगला प्रश्न है, सौर तरंगे जो सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं, तो ये तापीय और रक्त तरंगे हैं। दोस्तों, जान लीजिए कि चूंकि गामा किरणें, एक्स किरणों और अधिकांश पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वहीं पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश, जिसमें तापीय और रक्त तरंगे प्रमुख हैं, इनका प्रयोग सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई देता है। तो ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। हेली, गेल और विल्सन ये धूमकेतुओं के नाम हैं। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में पृथ्वी से दिखाई देता है और धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हेली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और वर्ष 2061 में इसके पुनः दिखाई देने की संभावना है। हेली, गेल और विल्सन क्या हैं, तो ये धूमकेतु हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी, मंगल, बुध तथा शुक्र ग्रहों में जिस पर सबसे छोटा दिन होता है, तो ये पृथ्वी पर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सबसे छोटा दिन जो है वो पृथ्वी पर होता है। ये 24 घंटे का अंतराल का होता है। बुध पर 4,222.6 घंटे का, शुक्र पर 2,802.0 घंटे का, पृथ्वी पर 24 घंटे और मंगल पर
24.7 घंटे का दिन होता है। अगला प्रश्न है, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और प्लूटो में से जहां वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है, तो प्लूटो को दोस्तों आप जान लीजिए ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और प्लूटो पहले ग्रहों में शामिल था, तब 9 ग्रह होते थे। वर्तमान में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब केवल 8 ग्रह हैं। प्लूटो पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती थी और ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगाता है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, ग्रहों में जिस ग्रह पर सर्वाधिक छोटा दिन होता है, तो याद रखिएगा बृहस्पति पर सर्वाधिक छोटा दिन होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब आइए दोस्तों, प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं के लिए, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण 1884 में किया गया। ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये एक देशांतर रेखा है जिसे 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, इसको ग्रीनविच इंग्लैंड में वर्ष 1852 में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मानचित्र द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सबसे पहले किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, तो ये यूनानी विद्वानों द्वारा। दोस्तों, हिप्पारकस एक यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था जिसने विश्व की खोज की। उसने वर्ष की गणना 6.5 मिनट की परिशुद्धता तक की और वह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु को ठीक स्थिति निर्धारित की और वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। उसने आज प्रयुक्त होने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल भी तैयार किया। अक्षांश के आधार पर उसने विश्व को जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के निर्धारण के लिए हिप्पारकस ने एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया था। हिप्पारकस पहला विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया और हिप्पारकस ने एक कैटलॉग बनाया जिसमें 850 तारों की सूची थी। इसके अनुसार भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली में से जहां से मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा आप देख लीजिए इन सभी चारों देशों से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा देखिए ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 111.32 किलोमीटर। याद रखिएगा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है और यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों पृथ्वी को अपनी धुरी का एक चक्कर यानी 360 डिग्री लगाने में 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटा 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है। तो इस तरह से 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, और ये रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा और बेरूत की देशांतर रेखा कितनी होगी, तो दोस्तों ग्रीनविच माध्य समय से पूर्व का समय आगे होगा, पश्चिम का समय पीछे होगा। तो 1 घंटा 15 डिग्री होता है, 2 घंटा 30 डिग्री, 5 घंटा 75 डिग्री। तो बेरूत का समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटा आगे यानी 30 डिग्री पूर्व होगा और लीमा का समय 5 घंटा पीछे यानी 75 डिग्री पश्चिम होगा। तो याद रखिएगा 75 डिग्री पश्चिम और 30 डिग्री पूर्व।
अगला प्रश्न है, अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं कहाँ से? तो देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से अधिकांश देश अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, क्योंकि किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? तो याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और ये प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे ये समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इस रेखा को स्थल भाग से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को असुविधा न हो, और यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच से होकर निकलती तो उसके दोनों तरफ वाले देशों को एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियां माननी पड़ती और इस प्रकार उन्हें असुविधा होती। इसलिए समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित न करने के कारण इसको थोड़ा सा इसका विचलन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन के लिए कुछ विचलनों का अनुसरण करती है। तो ये 180 डिग्री देशांतर का। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ स्थलों के समायोजन के लिए थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि समान प्रशासन वाले द्वीप समूहों में जो है समान प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित न किया जाए और 2 देशों में भिन्न भिन्न तिथियों से बचा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तिथि, तो याद रखिएगा, जब एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो एक दिन उसकी तारीख घट जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत की ओर से चलते हुए इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, और जब भारत की ओर चलते हुए पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप, क्विक द्वीप, सांता क्रूज द्वीप और फिजी द्वीप में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस द्वीप के नज़दीक से होकर गुजरती है? तो फिजी द्वीप के। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी IST पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जान लीजिए, पृथ्वी की सामान्य घूर्णन की स्थिति में भारतीय मानक समय यानी IST और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य जो है एक सामान्य अंतर क्या है, ये 5.5 घंटे का है, और यानी ये परिवर्तन ग्रीनविच माध्य समय के सापेक्ष होता है। ग्रीनविच में 12 बजे दोपहर हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे का समय होगा। तो लेकिन आप देख लीजिए कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाए तो ये समीकरण परिवर्तित हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में भारतीय मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में 6.5 घंटे का अंतर होगा, और भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त अथवा आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव अथवा आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर का कटान बिंदु कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का कटान बिंदु ये अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रधान मध्याह्न रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है। तो ये देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वर्ष भर दिन और रात जहां बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सौर मंडल के अंतर्गत आपने अन्य ग्रह और उपग्रह तथा प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के साथ सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। टीजीटी, पीजीटी और अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ आप इसका उपयोग सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के वर्ल्ड ज्योग्राफी खंड के रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।